हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, मैंने आज अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। मतलब 6 के बाद में 8 नंबर है ना, जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना। वो 7 नंबर का है ना, यानी पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ना नंबर का चैप्टर 7 नंबर का। 56 में से 7 नंबर है ना, मायने रखते हैं अपने आप में ना। अरे 56 में से 7 नंबर का मतलब हो गया ना 12.5% रोल अकेले चैप्टर का ना। सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर यही है ना, इसलिए पहले इसी को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। 6 नंबर का चैप्टर अपन ने फिनिश कर लिया था, उसमें मैंने आपको पाठनीति क्वेश्चंस करवा दिया ना, और अब वो उदाहरण करवा दिए सारे ना। अब केवल अभ्यास के क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, थ्योरी वगैरह सब कुछ मैंने है ना आपको है ना, ईच एंड एवरीथिंग है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ना। इससे तो कमी लेवल का आता है क्वेश्चन है ना, पेपर कमी लेवल का आता है ना, और आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया ना। नियमित रूप से पढ़े है ना, और क्लास को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भैया ना। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। सब्सक्राइबर अपने लगातार बढ़ रहे हैं ना, 433 सब्सक्राइबर हो गया ना। हाँ, लाइक्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है ना, व्यूज़ वगैरह भी अच्छे हैं ना। 8000 क्रॉस हो गए व्यूज़ भी है ना अपने। लाइक्स वगैरह भी 1300 है ना, क्रॉस होने वाले हैं ना। वॉच टाइम भी अपना है ना अच्छा चल रहा है ना, 350 घंटे हो गया ना। अभी तो अपन को लगभग है ना, अरे 1 महीना ही हुआ है ना, 1-1.25 महीना ना। उसमें 3-4 तो खैर अपन ने ना छुट्टियाँ कर ली थी, तो 1.25 महीने मान लो, 1.25 महीने में 300 है ना। हाँ, 350 सब वो है अपना ना वॉच आवर्स, तो अच्छा चल रहा है ना। और क्लास को है ना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फायदा हुआ ना। हाँ, मैं पहले है ना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको है ना कुछ मैंने है ना कम्युनिटी पोस्ट पर आपको ना क्वेश्चंस डाले थे ना, रिक्त स्थान की पूर्ति है ना। क्यों, हमारे बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें रिक्त स्थान भी आते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम तो लिख दूँ पहले एक बार है ना। देखिए, चैप्टर नंबर है आपका 8। नई बुक्स में 8 है ना, पुरानी बुक्स में तो 12 नंबर का चैप्टर था ना। मतलब अरे ऐसे सीरियल में है ना 12 नंबर पे आता था ना। और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसमें 3 टॉपिक हैं, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, और एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को तो एक साथ पढ़ेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को है ना अलग पढ़ेंगे ना। इस तरीके से पढ़ेंगे ना। और ये है आपके ना 7 नंबर का चैप्टर है ये ना, मार्क्स 7, यानी आपके 7 नंबर का चैप्टर है ना। कितने नंबर का, 7। और अथवा वाला सवाल है ना, अरे वो आपके यहीं से आएगा ना, अथवा वाला सवाल आपके यहीं से आएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ना इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, उससे पहले ना आपको जो कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने ना पिछले चैप्टर के कुछ रिक्त स्थान डाले थे ना, पहले उनके आंसर बता देता हूं आपको एक बार ना, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस बोलता जाता हूं और उसके आंसर है ना। मैंने कहा था पहले आप ट्राई करेंगे ना, आपने ट्राई कर लिया होगा ना। अब मैं बताता हूं आपको ना। देखिए, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे है ना। हाँ, कोई जरूरी नहीं है ना ऐसे आपको रिक्त स्थान में ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है ऐसा ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ना। हाँ, आपको अपनी अरे जो नोट्स बना रहे हैं ना, उस नोट्स वाली कॉपी में ना आपको ऐड करने हैं, सारे क्वेश्चन लिखने हैं आपको ना। हाँ, देखिए, हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु वाले एल्किल समूह का कार्बन संकृत होता है। हेलो एल्केन का मतलब देखो, अरे हेलो एल्केन है ना, जैसे RX है ना, RX। अब ये कह रहा है ना कि हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु वाले एल्किल समूह का है ना, ये एल्किल समूह क्या है, कार्बनिक है। तो इसका संकरण कौन सा, देखो तो मैं सबसे छोटा है ना, अरे एल्किल हैलाइड में ये ले लेता हूं CH3X, ठीक है। तो देखो इसको खोल के लिखोगे आप तो ऐसे X, और कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ, 3। यानी ये ऐसा पूछ रहा है कि हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, इसका संकरण कौन सा है। तो संकरण तो देखो, अरे ये सिग्मा 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 और सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो आप। कार्बन के पास लोन पेयर वगैरह तो होते नहीं है, तो 4 सिग्मा है ना, और 4 सिग्मा का मतलब है ना संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया, यहां लिख देता हूं मैं ना एक बार आपको एक्सप्लेन कर करके। दूसरा देखो आप, दूसरे का आंसर क्या होगा सुनिए।
थायरोक्सिन हार्मोन में ना, अरे थायरोक्सिन हार्मोन है ना, आपने पढ़ा होगा कभी ना, गलगन रोग, घेंगा रोग है ना, ये गोइटर बोलते हैं इसको ना, ये किसकी वजह से होता है? अरे आयोडीन की कमी की वजह से होता है ना। किसकी वजह से? आयोडीन की कमी की वजह से। तो ये कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन में किसकी मात्रा होती है? आयोडीन की कमी से होती है। इसका मतलब इसमें आयोडीन पाई जाती है ना, तो क्या होती है इसमें? आयोडीन। ये लो, दूसरे का आंसर क्या है? आयोडीन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? अरे हेलोजन कौन सा है? आयोडीन। यदि दो समान हेलोजन परमाणु श्रृंखला के दो पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं ना, अरे दो हेलोजन परमाणु श्रृंखला के पास पास वाले कार्बन से जुड़े होते हैं ना, अड़ोस पड़ोस में जुड़े हों, तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं ना। कौन सा? विसिनल डाइहैलाइड। हिंदी में कहो तो सन्निध डाइहैलाइड है ना। ये लो, तीसरे का आंसर क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। ये लीजिए, या इसको आप सन्निध भी बोल सकते हैं ना। हाँ, मैं एक एक को आपको समझा रहा हूं ना, उसके बाद लिख रहा हूं मैं आंसर है ना, सन्निध। विसिनल, ये लो, ठीक है ना। विसिनल को हिंदी में बोलते हैं सन्निध। अगला क्वेश्चन देखो अब, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम। अरे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एसाइड है इसकी जैसा, Cl 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 और एक H लगा हुआ, यानी एक तरीके से CH4 मैथेन से 3 हाइड्रोजन हटा दिया ना और 3 क्लोरीन लगा दी, तो इसका नाम तो ट्राइक्लोरो, और आगे एक कार्बन का मैथेन, तो नाम क्या हो जाएगा चौथे में? ट्राइक्लोरो मैथेन। अब आपको वो क्वेश्चन है ना, आपको ऐड करने हैं ना अपने नोट्सों में ना, और फिर ये आंसर लिखने उसमें ना रिक्त स्थान में भरने ही, अलग पेन से भरना। आगे देखो, डैश 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 के अनुसार द्विबंध पर है ना, डबल बॉन्ड पर HX का योग कराने से हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। अरे हेलोजन कैसा है? ऋणावेशित होता है ना, तो नेगेटिव है ना। अरे नेगेटिव पार्ट, ऋणावेशित भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसको क्या बोलते हैं? पर मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका नियम? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो पांचवा हो जाएगा आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। ये लो, मार्कोनिकॉफ का नियम, ये लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हेलो एल्केन में श्रृंखलन बढ़ने से क्वथनांक, अरे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ता है तो क्वथनांक घटता है ना, तो क्या होगा? घटता है ना। ये लो, छठा SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन या प्रतिलवन होता है ना, पढ़ रखा है अपन ने सब कुछ। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके ना, प्रतिपन, या इसी का ही नाम क्या है बच्चों? प्रतिलोमन। ये लो, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती, अरे SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है ना। ये लो, कार्ब धनायन, या कार्ब धनायन को ही हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं ना। कौन सा आयन? कार्बोनियम आयन। ये लीजिए, अब तक मैंने 8 क्वेश्चनों के आंसर दे दिया ना आपको, देखिए। हाँ जी, आगे देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं ना। अरे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं पर दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, कायरल कहलाते हैं ना। तो आंसर नंबर 9 क्या हो जाएगा? कायरल। ये लीजिए, कायरल या किरेल एक ही बात है ना। आगे देखो, ग्रिग्नार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMGX। RMGX को ग्रिग्नार अभिकर्मक ही बोलते हैं। ये लो, RMGX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में है आपके, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस बनाता है, उसका नाम है फॉस्जीन है ना, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो
कौन सी गैस बनाता है विषैली? फॉस्जीन। और इसका सूत्र क्या था? अरे इसका सूत्र था COCl2। याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट बताया था आपको। तो फ्रियोन 12 का रासायनिक सूत्र है, फ्रेयॉन 12 आया था पीछे ना, स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा बनाया था उसको अपन ने, ना याद हो तो आपको। तो फ्रेयॉन 12 क्या था? CF2Cl2। डायरेक्ट याद रखना आपको ना। फ्रेयॉन वायुमंडल में क्षति पहुंचाते हैं। अरे फ्रेयॉन वायुमंडल में किसको क्षति पहुंचाता है? ओजोन परत को। किसको बच्चों? ओजोन परत को, है ना। अरे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है ये कौन? फ्रेयॉन। आगे देखिए, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से कराने पर क्या बनता है? ग्रिग्नार अभिक्रमक बनता है ना। ये लो, सिंपल सिंपलनेस आ रही है ना। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना अच्छे क्वेश्चन से, तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार अभिक्रमक। अरे ये जय है, जय है ना, ओजोन, ये लो। और ये तय है ना, ओजोन परत को, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखो क्या है? डैश 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 के नियमानुसार बी हाइड्रोजनन के बाद वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें है ना बंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक हो। अरे बी हाइड्रोजनन है ना, बी हाइड्रोजनन नहीं है ना, ये थोड़ा इसको सही करना, बी हाइड्रो हेलोजनन है ना। अरे ये क्या है बच्चों? जिसको अपन बी हाइड्रो हेलोजनीकरण बोलते थे ना, बी हाइड्रो, इसको थोड़ा सही कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें ना, हेलोजनन है ना, जिसको अपन वी हाइड्रो हेलोजनीकरण बोलते थे ना, HX का निकलना। अरे किसका निकलना? HX का निकलना, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता था ना। तो इसको एक बार सही कर लेना, वी हाइड्रोजनन नहीं है ना, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण है ना, या वी हाइड्रो हेलोजनन NCERT की लैंग्वेज में। वी हाइड्रो और हेलो शब्द और जोड़ेगा ना, वी हाइड्रो हेलोजनन। तो कौन सा नियम है वो? अरे वो सेडजेफ का नियम है भैया ना। किसका नियम है बच्चों? सेडजेफ या फिर जेटसेफ है ना, ये आ चुका है ना पहले। अगला देखिए, SN1 अभिक्रिया में विन्यास का धारण होता है ना, क्या होता है? धारण। और SN2 में प्रतिपन। SN1 में प्रतिपन भी होता है, पर मेनली प्रतिपन किस में होता है? SN2 में ना। इसलिए SN1 में क्या होगा? धारण। और चाहो तो आप धारण में प्रतिपन दोनों कर सकते हो ना, पर अपने छोटे लेवल पे है ना, मतलब SN1 में ना, वैसे SN1 में धारण प्रतिपन दोनों होते हैं ना, और SN2 में प्रतिपन ही होता है केवल। तो SN2 में प्रतिपन मान रखा है, यहाँ धारण है ना। हाँ, चाहो तो आप धारण प्रतिपन दोनों कर सकते हो, धारण में प्रतिपन है ना, एक ही बात है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना ना, ऐसे दे दे SN1 में है ना, डैश 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 धारण व डैश 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 होता है, तो धारण व प्रतिपन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 हो गया ना, अच्छा 17 देखो। तो ब्यूटेन टू ऑल एक डैश 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 अणु है जिसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। तो आप इसको यहीं से पकड़ सकते हो ना, कि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? कायरल है ये ना। अरे क्या है ये? कायरल है ना। ब्यूटेन टू ऑल ऐसा होता है, देखो ब्यूटेन टू ऑल, यानी 2 नंबर पे ये है ना, ये लो, ये आपका ब्यूटेन टू ऑल हो गया ना। अरे ये कैसा हो गया बच्चों? ब्यूटेन टू ऑल। आपको संरचनाएं वगैरह बनानी आनी चाहिए ना। देखो ये वाला कार्बन देखो, ये, अरे ये वाला कार्बन क्रेल कार्बन है ना। कौन सा कार्बन है? क्रेल। एक ही क्रेल कार्बन है, देखो क्यों? एक H, एक OH, एक CH3, एक C2H5 जुड़ा हुआ है ना। और क्रेल अणु कैसे होते हैं? अरे उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते ना। तो ये देखो कायरल है। तो 2 तरीके से सवाल पूछ लिया, एक बार एग्जांपल दे दिया खुद ने है ना, कि ब्यूटेन टू ऑल एक अणु है ना, डैश डैश एक अणु है जिसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, इसका मतलब कायरल। और एक सीधे सीधे पहले अभी कायरल पूछा था थोड़ी देर पहले, देखो 9वें में बे अणु जो है ना अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, डैश 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 कहलाते हैं अणु। कौन से? कायरल। 2 बार आ गया, अलग अलग तरीके से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, एक समावयवी द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावयवी निरस्त कर देता है, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं?
अरे रेसिमिक मिश्रण में एक डी समावेशी है वो क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। जितना वो क्लॉकवाइज घुमाता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल मिला के जो घूर्णन है वो कैसा हो जाएगा, 0। तो वो मिश्रण कौन सा है बच्चों, अरे वो रेसिमिक मिश्रण है। देख लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अपन ने जो थ्योरी पढ़ाई है उससे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है ना। आगे देखिए, सामान्यतः पैरा समावेशी का गलनांक ऑर्थो व मेटा समावेशी की अपेक्षा क्या होता है, अरे अधिक होता है। पढ़ा है हमने ऐसा सवाल डाई हेलोबेंजीन के अंदर, पैरा वाला सम्मित होता था, सम्मिति की वजह से उसका गलनांक ज्यादा होता था ना। और लास्ट क्या है, एलिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन संकृत होता है। अरे एलिलिक हैलाइड ये है, देखो ये एलाइल ग्रुप था आपका ना, ये लो, और ये हैलाइड, ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ये लो। हाँ जी, ये ऐसे पूछ रहा है हेलोजन से जुड़ा कार्बन, यानी इसका संकरण पूछ रहा ना, हेलोजन से जुड़ा कार्बन है ना, कौन सा संकृत है, तो देखो वही कौन सा संकृत है, अरे ये sp3 संकृत है ना। और वैसे भी याद हो आपको अपन ने ना, अरे अपन ने ना sp3 संकृत और sp2 दो में बांटा था, तो एल्किल हैलाइड था ना आपका, एलाइलिक बेंजाइलिक तीनों को तो sp3 में डाला था, और वाइनिलिक और एरिल हैलाइड को किसमें डाला था अपन ने, sp2 में। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा 20 नंबर का आंसर sp3। ये लो, तो थ्योरी क्वेश्चंस को करने में सहायक होती है ना। ये तो साइड में है ना कुछ हिंट थी है ना, वो मैंने दे दी। क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस थे ना, अरे रिक्त स्थान की पूर्ति फिल इन द ब्लैंक का ना 20 क्वेश्चंस थे, 20 के आंसर मैंने है ना कंप्लीट बता दिए आपको। आपकी ड्यूटी क्या है कि जो भी नोट्स बना रहे हैं आप ना उसमें ऐड करें इनको ना, नहीं भूल जाएंगे कल को ना बाद में। अरे वैसे तो कम्युनिटी पोस्ट पर डाला रहेगा, पर आंसर तो भूल जाओगे ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों ना, ये लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखिए, अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है ना। देखिए अपना चैप्टर क्या है, सुनिए आप। हाँ जी, देखिए आपने है ना सारे है ना, इसको आपने है ना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए सुनिए, इसको मैं इरेज करता हूं ना। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ा ना, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों ना। देखिए चैप्टर क्या है, सुनिए। चैप्टर का नाम तो मैंने लिख दिया, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों को एक साथ लेंगे ना, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्यों, अरे इनमें क्रियात्मक समूह कैसा है, एक जैसा ना। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में क्रियात्मक समूह एक समान है, और ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं, समान, अरे उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं ना। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों के रासायनिक गुणधर्म लगभग कैसे हैं, समान। ठीक है ना, बनाने की विधियां भी लगभग एक जैसी है ना। देखिए कुछ डिफरेंस है ना, पहले हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, फिर केवल एल्डिहाइड बनाएंगे, फिर केवल कीटोन बनाएंगे। कुछ विधियां ऐसी हैं जो केवल कीटोन बना सकती हैं, कुछ एल्डिहाइड, और कुछ ऐसी हैं जो दोनों ही बनाएंगे ना। तो पहले अपन दोनों वाली पढ़ेंगे ना। तो देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अपन को क्या स्टार्ट करना है, एल्डिहाइड कीटोन है ना। क्या स्टार्ट करना बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ लेंगे ना। तो क्या कहेंगे, देखो अरे ऐसे कार्बोनिल यौगिक है ना, ऐसे कार्बोनिल यौगिक, या यूं कह दो आप ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह है ना। अरे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में मिलता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं ना। कौन से यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। इसके एग्जाम्पल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो व्युत्पन्न होते हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल है ना, किसके, कार्बोनिल यौगिकों की। देखो कार्बोनिल समूह कैसा है, अरे कार्बोनिल समूह यह है आपका ना CO। इस CO समूह को क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह बच्चों, कार्बोनिल समूह। ये लो, CO समूह का नाम क्या है, कार्बोनिल समूह। तो क्या कहेंगे अपन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में मिलता है, क्या कहलाएंगे वो, कार्बोनिल यौगिक। देखिए मैं लिखता हूं ना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें
कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, और कार्बोनिल समूह का मतलब क्या है? CO। ये लो, मैं अलग पेन से लिख दूंगा ना, CO। क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है ना। किसके रूप में? क्रियात्मक समूह के रूप में ना। तो कार्बोनिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ये लीजिए, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया ना। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, इसके एग्जाम्पल हैं आपके ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल ना, वह उसके व्युत्पन्न है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न, और वो व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं? देखो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न हो सकते हैं आपके एनहाइड्राइड हो सकता है, आपके एस्टर हो सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं ना, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न जैसे एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड जिनको कहते हैं। और एक एमाइड। ये लीजिए, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न क्या हैं? ये सारे के सारे, अरे सारे के सारे क्या हैं? कार्बोनिल यौगिक हैं ना। अब देखिए, जैसे एल्डिहाइड की बात करें तो देखो CO की है ना, अरे ये CO, इसके दोनों तरफ HO, ठीक है ना, या फिर एक तरफ HO है ना। अरे कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ HO या फिर एक तरफ HO, ठीक है ना, दोनों तरफ HO या एक तरफ HO, ये क्या कहलाएगा? अरे ये कहलाएगा एल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा? आपकी एल्डिहाइड है ना। तो ये पहचान होगी है ना। इसका मतलब सुनो भाई, एक तरफ तो H आएगा ही आएगा ना, और हाइड्रोजन तो हमको पता है एक संयोजी होता है ना। इसका मतलब एल्डिहाइड कभी भी बीच में नहीं आएगा, क्रियात्मक समूह ना, हमेशा कहाँ आएगा? कॉर्नर पे आएगा ना। अब कॉर्नर पे तो राइट में लिखो या लेफ्ट में लिखो ना, कोई से पे लिख दो ना, वो तो कोई इश्यू नहीं है ना। लेकिन एल्डिहाइड हमेशा कहाँ आएगा? कॉर्नर पे, बीच में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, अपन ऐसा लिख दें, CO और CO के देखो इधर भी क्या हो? R, और इधर भी क्या हो? आपकी R। मान लो एक को मैंने लिख दिया R', ठीक है ना। यानी कार्बोनिल समूह के इधर भी क्या हो? R। एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब अरे कार्बन हुआ ना, और इधर भी क्या हो? कार्बन, यानी दोनों ही तरफ कार्बन हो। जबकि यहाँ क्या है? एक तरफ कार्बन, एक तरफ H, या दोनों तरफ भी क्या हो सकता है? H। दोनों तरफ H वाला तो एल्डिहाइड केवल एक ही है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। अरे फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें दोनों तरफ क्या है? H है बच्चों ना, दोनों तरफ क्या है? H। अब देखिए, सुनिए आगे की बात आप सुनिए। हाँ,
सुनिए, ये क्या है आपके, अरे ये कीटोन है आपके, ना ये क्या है आपकी कीटोन, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार का हो सकता है कीटोन, ये पीछे ही बात की अपन ने ना, और अब दोबारा से बात कर रहे हैं ना। देखो एक तो ये ना R बराबर क्या हो R डैश, यानी R और R डैश एक जैसे हो ना। एक क्या हो सकता है R और R डैश एक जैसे नहीं हो, यानी R इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो R डैश। और देखो R और R डैश बराबर होंगे तो ऐसा कीटोन कहलाएगा सममित कीटोन। कौन सा कीटोन, अरे सममित कीटोन। कैसा कीटोन बच्चों, सममित कीटोन। ये लो, ठीक है ना। और अगर ऐसा होगा, कैसा, ऐसा होगा, तो फिर ये कौन सा कीटोन है, अरे ये असम्मित कीटोन है बच्चों। सम्मित क्या होता है, असम्मित क्या होता है, ईथर वगैरह भी पढ़े थे अपन ने जब नामकरण किया था तब ना। जैसे देखो एक एग्जांपल में दे देता हूं, ऐसा हो देखो आपके पास CH3CO और ये CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन ना। अरे इसका नाम बच्चों याद रखना है एसीटोन। एसीटोन का यूज विलायक के रूप में करते हैं ना। किसके रूप में, विलायक के रूप में। अभी लिखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना। ये लो मैंने 5 स्टार लगा दिया ना, जहां भी मैंने स्टार वगैरह लिख रखा है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ ध्यान रखना उसको ना, स्टार पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट ही है ना। पूछा है पहले ही, अरे पहले पूछा जा चुका है। एसीटोन की संरचना बनाइए, इसका IUPAC नाम लिखिए। तो एसीटोन की संरचना ये है CH3CO CH3। तो देखो CO की इधर भी CH3 इधर भी क्या CH3, दोनों एल्किल ग्रुप कैसे हैं, समान, तो सम्मित हो गया। और अगर ऐसा हो जाए, देखिए आप, चलो मैं ऐसा लिख दूंगा ना, ये C6H5 आपके ये काम का है ना, ये भी CO और ये CH3। तो CO की एक तरफ क्या है, अरे एक तरफ मैथिल ग्रुप है, एक तरफ क्या है फेनिल ग्रुप है ना। तो दोनों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो ये भी क्या है, असम्मित कीटोन। और देखो इसका नाम ध्यान रखना है आपको ना, अरे इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका साधारण नाम है ना एसीटोफिनॉन है इसका नाम। ये पीछे मैंने बात कर ली सब कुछ है ना, फिनॉल नहीं, नॉट फिनॉल। क्या बोल रहे हैं अपन, फिनॉन, ऑन। अरे ऑन क्या है, कीटोन का अनुलग्न याद करो, ONE ऑन। मैंने कहा था ONE1 नहीं होता, ONE ऑन। तो इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, एसीटोफिनॉन, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं ना, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है ना। ये ट्राइवियल नेम लिखे मैंने ना, एसीटोफिनॉन और एसीटोन। अब देखिए सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, देखो आपके ना, ये क्या है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैं लिख देता हूं RCOOH, है ना। देखो यहां भी, अरे यहां भी देखो आप, मिलने को तो कार्बोनिल समूह ही मिल रहा है, यहां भी है ना। अरे ये वाला समूह कार्बोनिल समूह है, ये वाला क्या है, कार्बोनिल समूह है ना, CO। पर इसके एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। इसका नाम क्या है आपके, अरे इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अपन क्या करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न देखो कैसे बनाएंगे, सुनिए। मैंने ये क्या ले लिया बच्चों, देखो, अरे ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया ना। क्या ले लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके काम आते रहेंगे बार बार ना, वैसे पीछे पढ़ के आ रहे हैं इनको ना। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ये लो। अब मैं क्या करूं इसमें से, देखो सुनो, 1 2, ये आपके 3 और ये आपका 4, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको पीछे लिखता हूं ना, हल्का सा ना, देखिए मैं इसको थोड़ा यहां लिखता हूं ना। हाँ जी, देखना आप, मैंने इसको यहां लिख दिया ना, RCOOH, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे लिखो ना, वो थोड़ा फिर ना
अरे ये थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, मतलब ऐसे का मतलब ये थोड़ा आउट चला गया ना। हाँ थोड़ा बढ़िया लग गया ना। अरे नोट्स अपन साफ सुंदर नोट्स बना रहे हैं ना, तो अपन को है ना, हाँ अच्छे बनाने नोट्स है ना। देखो चलो वो तो ऊपर ही गया ना, चलिए कोई बात नहीं ना, ये लो ठीक है ना। अब मैं क्या करूं यहां से, देखिए आप, अरे मैं ये काम कर रहा हूं यहां से, मैं इस OH को हटा रहा हूं ना। जैसे अपन ने हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाया था, कोई क्रियात्मक समूह लगाया था ना, है याद आपको? तो वही काम कर रहा हूं ना। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अरे OH को हटा रहा हूं ना। किसको? OH को तो मैं हटा रहा हूं यहां से, और उसकी जगह में कोई ग्रुप लगा रहा हूं ना। क्या? उसकी जगह में कोई ग्रुप लगा देता हूं ना। चलो है ना, एक एक को हटाते चलते हैं ना, और मैं ग्रुप लगाते जा रहा हूं ना। चलिए देखिए आप, OH को हटा देते हैं अपन है ना, और अपन ऐसा ग्रुप लगा देते हैं, एक देखो OCOR, ठीक है ना। मैंने OH को हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया, देखो माइनस कर दिया OH को ना, और इसको क्या कर दूं मैं, अरे इसको येलो में प्लस कर दूं ना, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, प्लस, OCOR लगा दिया ना। कंफ्यूजन नहीं हो जाओगे आप। देखो चलो मैं यही करता हूं ना, OH को हटा दिया और इसकी जगह मैंने Z लगा दिया ना। और Z देखो क्या क्या हो सकता है, सुनो। एक बार Z को लिख देंगे अपन ना, या इसको ऐसा करो ना आप, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी ना। ये लो, इसको यहां से इरेज करते हैं ना। चलिए देखिए, इसको तो यहां से हटाते हैं ना, और मैं इधर लिखता हूं, देखिए सुनिए, अब आपके और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ना। देखिए मैं इधर लेता हूं, ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया ना, RCOOH, ठीक है ना। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अरे इस H को तो मैं हटा रहा हूं, सॉरी H नहीं OH है ना, अरे OH है ये ना, OH H नहीं OH है ना। अरे आज क्या हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, क्यों? एग्जाम्पल थोड़ी सी ज्यादा हो गया ना एक साथ है ना। हाँ बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया ना आज। चलिए देखिए कोई बात नहीं। हाँ जी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से OH को हटा रहा हूं ना, ये लो, ये OH हटा देता हूं यहां से ना, ये OH हटा दिया, और मैं लगा क्या रहा हूं, यहां देखो, यहां मैं Z लगा रहा हूं ना। क्या लगा रहा हूं? Z। तो देखो ये क्या बनेगा आपके, RCO, OH तो हट गया, और उसकी जगह क्या लग गया, Z। अरे उसकी जगह क्या लग गया बच्चों, Z। तो देखो इसका नाम तो क्या है, अरे इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनको क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव है ना, अम्ल व्युत्पन्न। इनको क्या बोलते हैं, अम्ल व्युत्पन्न। ये लो, RCOZ क्या है, अम्ल व्युत्पन्न, ठीक है ना। अब Z क्या हो, देखो Z की जगह में है ना, ये ले लूं एक बार, इसको यहां से इरेज करूंगा ना, आपके और समझ में आ जाएगा ना। ये लो, इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, तो वो अम्ल व्युत्पन्न बन गया ना। अब Z क्या हो सकता है, देखो सुनो, Z क्या क्या हो सकता है। अरे Z क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखना, देखो Z हो सकता है OCOR, जो अभी लिखा था मैंने, मिटा दिया था, ठीक है ना। या ये हो सकता है OR, या फिर ये हो सकता है X, या फिर ये हो सकता है आपका NH2। क्या हो सकता है बच्चों, NH2, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक OH को हटा दो, उसकी जगह Z लगा दो, तो RCOZ बन गया। RCOZ क्या है, अम्ल व्युत्पन्न। अब Z की जगह आप अगर ये लगा देते हो OCOR, तो देखना, अरे ये ऐसा ही बनेगा क्या, देखना बच्चों, अरे इसको देखना, ये ऐसा ही बनेगा क्या, RCO, ठीक है ना। और देखो Z का मतलब क्या है, OCOR, तो लगाओ OCOR।
एक अम्ल व्युत्पन्न तो ये बन गया। दूसरा देखो आर CO, ठीक है ना, और जेड को हटाओ, उसकी जगह क्या लगा हुआ आप OR, ये लो। एक क्या बन गया RCO और जेड को हटाओ X लगाओ, और एक क्या लगा दो RCO और जेड को हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो बच्चों NH2। अरे क्या लगा दो NH2। देखिए इनका नाम क्या है, अरे इसका नाम तो है एनहाइड्राइड, इसका नाम क्या है बच्चों एनहाइड्राइड, ये लो। तो ये एनहाइड्राइड बना दिया मैंने ना। अगला देखो आप, इसका नाम है बच्चों एस्टर। अरे एस्टर, कैस्टर एस्टर, कैस्टर एस्टर है ना, ऐसे याद रख लो ना। हाँ RCOX इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड, अम्ल हेलाइड, अम्ल हेलाइड। अरे एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं बच्चों ना, तो अम्ल हेलाइड हो गया आपका ना। और ये नीचे वाला क्या हो गया RCONH2, अरे ये एमाइड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों एमाइड हो गया। अरे ये क्या हो गया एमाइड है। तो ये चार क्या है आपके अम्ल व्युत्पन्न। तो मैंने देखो आपको एल्डिहाइड समझा दिया, आपको मैंने कीटोन समझा दिया कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं ना। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं आपके, अरे ये कार्बोनिल यौगिकों के एग्जाम्पल है ना, किसके कार्बोनिल यौगिकों के। लेकिन ध्यान रखना है इनमें से है ना, अरे जो कार्बोनिल यौगिक है ना, वास्तविक कार्बोनिल यौगिक है वो तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये तो आभासी है ना, ये वाले वास्तविक कौन से हैं एल्डिहाइड कीटोन। तो जब भी है ना कार्बोनिल यौगिक बोले तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना। तो मैं नोट डाल के लिख देता हूं, यहां देखो इधर, अरे इधर मैं नोट डाल के लिख देता हूं, देखो केवल एल्डिहाइड व कीटोन को ही वास्तविक कार्बोनिल कहा जाता है। कौन सा कार्बोनिल, वास्तविक कार्बोनिल कहा जाता है। अरे केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही क्या कहा जाता है बच्चों, वास्तविक कार्बोनिल कहा जाता है ना, ये लो। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया ना। अरे एल्डिहाइड कीटोन का क्या हो गया, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है ना। एल्डिहाइड क्या होता है, कॉर्नर पे आएगा, दोनों तरफ H, किसके CO के, तो भी एल्डिहाइड, एक तरफ H एक तरफ कोई एल्किल ग्रुप तब भी, अरे एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन होता है तब भी क्या है वो एल्डिहाइड। दोनों तरफ क्या है एल्किल ग्रुप, अगर समान है तो सम्मित, असमान है तो असम्मित। सम्मित का एग्जांपल आपको याद रखना है, असम्मित का भी आपको याद रखना है। एसीटोफिनॉन है ये ना कि फिनॉल। फिनॉल तो बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं फिनॉल। और इधर फिर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे उसके अम्ल व्युत्पन्न कैसे बनाते हैं ना, इसको तो आप वहीं से याद रख सकते हैं। 2 डिग्री अनुलग्न वाली टेबल बनाई थी ना, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, उसको हटा दो ना, उसके नीचे वाले 4 है ना एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड, है ना। एस्टर, एसिड हैलाइड, दोबारा सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड को हटा दो ना, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड, चारों के चारों वही हैं। देख लो आप, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए इसके बाद ना अब अपन पढ़ते हैं ना कार्बोनिल समूह की संरचना पढ़ेंगे ना। किसकी बच्चों, कार्बोनिल समूह की संरचना। नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए सुनिए,
हाँ जी, हाँ जी, देखिए कार्बोनिल समूह की संरचना। सबसे पहले अपन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लिया अपन ने ना। अब देखिए मैं कार्बोनिल समूह की संरचना बनाता हूं ना। कार्बोनिल समूह की संरचना इंपॉर्टेंट है भैया ना। अरे इसकी संरचना बच्चों इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा ना, जैसे मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख आया था ना, ऐसे एक देखो इसमें ना, एक काम की चीज और देखो, है ना। तो कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र देखो ना क्या है। देखो एल्डिहाइड व कीटोन का एल्डिहाइड व कीटोन का सामान्य सूत्र आपसे पूछ सकता है ऐसा। एल्डिहाइड व कीटोन का सामान्य सूत्र देखो क्या होता है, सुनो। CnH2nO होता है। क्या होता है बच्चों? अरे क्या होता है? CnH2nO होता है ना, याद रखना आपको ना। तो इसको याद कैसे रख सकते हो आप ना? अरे कोई सा एक एल्डिहाइड लिख लो, देखो CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, कितने कार्बन? 2, C2, ये क्या है? H4O। देखो जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो ये तो लिखा है मैंने CnH2n। जैसे n का मान 2 रख दो तो C2 और वो क्या हो जाएगा? H4 ही तो हो जाएगा, और आगे O, ऐसे याद रख लो ना, होता है ना, याद रखना है आपको ना ये। पर देखो कई बार वो ना, वैसे यहां तो खैर लिखेगा नहीं वो ऐसा ना, चलो उसकी बात है ना, और सीखो तो सीख लो ना, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है ना, नई चीज सीखना ना हाँ जरूरी होता है ना। वो कई बार ऐसे लिख देता है, देखो कैसे, जैसे एक क्वेश्चंस देखिए अपन, एक क्वेश्चंस देखिए ना, देखो अपन ने नोट डाल दिया है ना कि कार्बोनिल यौगिक जब भी बोले ना, कार्बोनिल यौगिक जब भी बोले इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन की बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है? एल्डिहाइड और कीटोन की बात है ना। देखिए तो अपन से ऐसे कह दिया ना कि कार्बोनिल यौगिकों को, कार्बोनिल ऐसा ना, अरे नीट जेई वगैरह में पूछ लेता ना, यौगिकों को निम्न सूत्र द्वारा, निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। कार्बोनिल यौगिकों को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो फर्स्ट देखो ना, CnH2n+2O2, एक आपको ऐसा लिख दे, देखो CnH2n+1O, एक आपको ऐसा लिख दिया ना, ऐसा, ये लो यहीं पे कर देता हूं मैं ना। थर्ड एक आपको लिख दे CN+1H2n+2O, ठीक है ना। और एक
N-1 H2NO, ऐसे कर दिया ना। आपको 4 ऑप्शन दे दिया ना, एक तो क्या है CnH2n+2O2, एक CnH2n+1O, एक Cn+1H2n+2O और एक Cn-1H2NO। देखो इसको तो आपको याद रखना ना, ये वाला है ना, अरे ये वाला है, ये तो आपको याद रखना है ना। ये लो, आपसे 12वीं क्लास में यही पूछ सकता है ना, CnH2nO। तो एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2nO। जैसे अपन ने है ना हेलो एल्केन का लिखा था ना, अरे CnH2n+1X मोनो हेलो एल्केन का ना, है याद आपको। तो ऐसे ही यहां भी इसका CnH2nO है ना, पर इसको कई बार वो थोड़ा सा ना, अरे इसके फॉर्मेट को चेंज कर देता है ना कई बार, तो हमारे पकड़ में नहीं आता है ना। देखो कैसे, सुनिए, अपन अगर ये लिखते हैं, देखो अरे एक कार्बन का क्या है ये एल्केन, अगर मैं क्या करूं 2 कार्बन का एल्केन लिखूं, तो देखो 2 कार्बन का एल्केन ऐसे होता है ना, C2H6। देखो कार्बन का कितने का चेंज हुआ है, अरे कार्बन 1 था 2 कर दिया ना, लेकिन हाइड्रोजन 4 थे, कितने कर दिए 6, तो 2 ऐड कर दिए। इसका मतलब 1 कार्बन है ना, आप ऐड करोगे, अरे 1 कार्बन आ गया ना, बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे 2, अरे 1 कार्बन बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे 2। तो बस इसने क्या कर दिया, देखो अरे n था ना, n में क्या कर दिया इसने, मान लो अरे 1 जोड़ दिया, n जितना भी था मान लो, अरे 1 था 2 था 3 था, मान लो 2 था तो 1 ऐड कर देगा 3 हो जाएगा ना। तो इसने क्या किया, अरे कार्बन में 1 ऐड किया, तो हाइड्रोजन कितने चल रहे हैं यहाँ देखना, अरे हाइड्रोजन तो 2n चल रहे हैं ना, तो अगर इसमें 1 ऐड किया तो हाइड्रोजन कितने ऐड करूं मैं, अरे 2, तो क्या बन गया ये Cn+1 H2n+2 और आगे क्या हो जाएगा O। तो वो ऐसे फॉर्मेट में लिख देता है ना, तो हमारे पकड़ में नहीं आता ना। अगर वो ऐसा कर देता यहाँ कि यहाँ 2 जोड़ देता Cn+2, तो इधर में क्या करता 2n+4, क्यों, 1 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन बढ़ाने हैं आपको 2, तो जब ये 2 कार्बन बढ़ाता तो हाइड्रोजन कितने बढ़ाता मैं 4, तो क्या करता 2n+4 और आगे O हो जाता। तो कौन सा हो जाएगा इसका, अरे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बच्चों ना। तो ऐसा यहाँ तो क्या पूछेगा ना, हाँ नीट जेई वगैरह में पूछ लेता है ऐसे है ना, तो आपको आना चाहिए ना कि अगर वो 1 कार्बन बढ़ा के लिख दे पहले है ना, तो फिर हाइड्रोजन कितने बढ़ा दो आप 2, अगर 2 कार्बन बढ़ा दे तो हाइड्रोजन कितने बढ़ा दो 4, अगर 3 बढ़ा दे तो हाइड्रोजन कितने बढ़ा दो 6, यानी डबल बढ़ाने हैं आपको हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये लो एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, मैंने आपको बिल्कुल है ना सारी बातें अच्छी बताई है ना, अंदर गहराई तक की बातें बता दी है ना, इतना कर लोगे आप ना, अरे यहीं का आपको ना, हाँ वादा है ना नीट जेई तक के लिए ना, इतना आपने कर लिया, अरे तो नीट जेई में भी नहीं अटकोगे आप ना। ठीक है ना, आगे कहीं कोचिंग करने जाओगे, बड़े कोचिंग में जाओगे ना, एलन वगैरह जैसे कोचिंग में है ना, आकाश वगैरह में है ना, हाँ तो आप अटकोगे नहीं कहीं है ना, हाँ आप भी याद करोगे, हाँ भाई सर ने पढ़ाया था ना, अच्छा ठीक है। देखिए अब मैं हेडिंग डालता हूं कार्बोनिल समूह की संरचना। अब अपनी हेडिंग क्या है बच्चों, कार्बोनिल समूह की संरचना। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे ना, कार्बोनिल समूह की संरचना तक। कार्बोनिल समूह की संरचना, ये लो कार्बोनिल समूह की संरचना, ये लीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके ना, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्बोनिल समूह की संरचना आपसे पूछी जा सकती है। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे अपन ने मैथिल हैलाइड किया ना, अरे कक्षीय संरचना बनाई थी ना, तो आपसे ऐसे कहते कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख बनाइए ना, एक ही बात है, या कार्बोनिल समूह की संरचना बनाइए। देखो कार्बोनिल समूह कैसा होता है सुनिए, अरे कार्बोनिल समूह ऐसा था भी अपने पास ये CO, और देखो हमको पता है ना, अरे डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है एक पाई, और इधर कैसे ये सिंगल तो सिग्मा होता है, तो टोटल सिग्मा कितने कार्बन के पास 1 2 और 1 3, और देखो सिग्मा का मान है ना, अरे सिग्मा बॉन्ड 3 है, n का मान 3, तो संकरण कौन सा हो जाएगा sp3 है ना, अरे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो 2 सिग्मा तो sp3 तो sp2 4 तो sp3। GOC के अंदर फर्स्ट लेक्चर यही था ना, संकरण वाला ना, कार्बन पर संकरण कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड की सहायता से है ना। तो देखो इस कार्बन पर संकरण कौन सा है, सॉरी sp3 नहीं, sp2 3 नहीं है ना, सॉरी 3 नहीं 2। देखो अरे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा है sp2। तो देखो sp2 का मतलब क्या है, अरे s उपकोष के अंदर तो एक ही कक्षक होता है s, और p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं ना, अरे कितने कक्षक होते हैं बच्चों 3,
एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। ऐसे डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, एफ उपकोष में 7 एफ कक्षक होते हैं ना। ये सब कुछ आपको आना चाहिए ना पीछे की क्लासों में ना, और आगे काम आएगा तो और बता देंगे आपको ना, नहीं तो बाकी तो 11वीं क्लास का है ना, सब कुछ मैटर है ना। अब देखो हमको संकरण कौन सा कराना है, sp2, यानी एक तो s भाग ले और 2 क्या भाग ले, p। तो देखो टोटल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, अरे 3। तो जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही क्या बनते हैं, संकृत कक्षक। कौन से संकृत कक्षक, जिस प्रकार का संकरण, तो संकरण कौन सा, एक s और 2 p, तो sp2 है ना। तो 3 क्या बनेंगे, अरे sp2 संकृत कक्षक। अरे 3 कौन से बनेंगे बच्चों, sp2 संकृत कक्षक। इसका मतलब इस कार्बन के पास कितने संकृत कक्षक हैं, 3 sp2 संकृत कक्षक है। और हमको पता है अरे sp2 संकरण में है ना ज्यामिति जो बनती है वो समतल त्रिकोणीय बनती है भैया ना। अरे कौन सी बनती है बच्चों, समतल त्रिकोणीय। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कार्बन के पास 3 कक्षक है, वो तीनों कक्षक कौन सी ज्यामिति में व्यवस्थित हैं, अरे समतल त्रिकोणीय में। देखो समतल त्रिकोण ऐसा होता है, एक कक्षक, ये दूसरा कक्षक, ये लो, और ये तीसरा कक्षक। ये सेंटर में कौन है, कार्बन। एक बार देखिए मैं दोबारा से बनाता हूं इसको ना, थोड़ा सा ना आउट ऑफ लग रहा है ना। देखिए कार्बन के पास कितने संकृत कक्षक है, 3। एक सेंटर में कौन है, कार्बन, ये 2 और ये 3। देखो इन तीनों को ना अरे ऐसे मिलाओगे तो एक समतल त्रिकोण बन जाएगा ना। इन तीनों के कॉर्नर को मिलाओगे ना तो एक समतल त्रिकोण बन जाएगा ना। तो इस सेंटर में कौन है, अरे सेंटर में कौन है बच्चों, ये सेंटर में कार्बन है। अरे कौन है, कार्बन, ठीक है ना। इससे दिख रहा होगा नहीं, इससे बना देता हूं है ना। ये लीजिए सेंटर में कौन है, कार्बन। और कार्बन के पास कितने कक्षक है संकृत, 3, sp2 संकृत, sp2 संकृत, और ये कौन सा है बच्चों, sp2 संकृत। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक तो कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, एक कैसा है, पाई। और देखो ऑक्सीजन के पास हमको पता है अरे 2 लोन पेयर होते हैं बच्चों ना। कितने लोन पेयर, 2। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन पर संकरण कैसे निकालेंगे, तो एक तो सिग्मा, और जब लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता ना, अरे डीलोकेलाइज लोन पेयर होता है ना, उसको हम एक सिग्मा बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं। लिखवा क्या है अपन पीछे है ना, कि जब लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले तो उसको अपन क्या कहते हैं, लोकेलाइज लोन पेयर। और जब अनुनाद में भाग ले उसको डीलोकेलाइज लोन पेयर है ना। तो जो लोकेलाइज होता है, अनुनाद में भाग नहीं लेता, उसको एक सिग्मा बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं। तो देखो ये तो लोकेलाइज्ड है, अनुनाद में भाग ले ही नहीं रहा। अरे पाई आगे कुछ तो पाई सिंगल लोन पेयर ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ तो देखो पाई के आगे लोन पेयर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लोकेलाइज लोन पेयर है। तो लोकेलाइज है तो ये सिग्मा है ना संकरण में काउंट होंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड के रूप में। तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक सिग्मा, ये तो 2 तो लोन पेयर जो सिग्मा के रूप में काउंट कर रहे हैं। एक क्या है, खुद ही सिग्मा है। तो टोटल कितने हुए, सिग्मा 3। और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, अरे इस पे भी संकरण कौन सा होगा बच्चों, अरे इस पर भी संकरण sp2 होगा। किस पर, ऑक्सीजन पर। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास भी कितने संकृत कक्षक हैं, अरे 3 ही संकृत कक्षक है कार्बन की तरह। और वो भी कौन सी ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, अरे समतल त्रिकोणीय में। कौन सी में, समतल त्रिकोणीय में। तो देखो इसके पास भी, ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं, 3। तो देखो ऑक्सीजन का एक संकृत कक्षक कौन सा, sp2 वाला, ये दूसरा, और ये क्या है, तीसरा। और ये सेंटर में कौन है, अरे सेंटर में कौन है बच्चों, सेंटर में अब की बार ऑक्सीजन है ना। अरे सेंटर में कौन है, ऑक्सीजन। तो देखो ये क्या है, अरे ये ऑक्सीजन का sp2 संकृत कक्षक, ये भी ऑक्सीजन का क्या है, sp2 संकृत कक्षक, और ये भी क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का sp2 संकृत कक्षक। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये तो ऑक्सीजन है, ये क्या है, कार्बन है। अरे दिक्कत है तो मैं ऐसे लिख दूं ना, ऑक्सीजन और कार्बन लिखूं क्या, नहीं आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो सुनिए क्या हुआ, कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक और ऑक्सीजन का एक sp2 संकृत कक्षक क्या कर रहे हैं, अरे ये अति व्यापन कर रहे हैं बच्चों। और जब भी संकृत कक्षक अति व्यापन करते हैं बॉन्ड कौन सा बनता है, अरे सिग्मा। कौन सा सिग्मा बना, इधर से तो कार्बन और इधर से कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है ना sp2 संकृत कक्षकों के बीच अति व्यापन से कौन सा बॉन्ड बन गया, अरे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बच्चों, सिग्मा बन गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखो इधर ये सिग्मा बन रहे, अब इधर हो सकता है HH हो, या हो सकता है एक तरफ R हो एक तरफ H हो, या दोनों तरफ क्या हो, R हो, कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब 2 बॉन्ड इधर बनेंगे ना, उनको मैंने छोड़ दिया ना,
कि अगर दोनों हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन का 1s अतिव्यापन कर लेगा, ठीक है ना। और अगर कोई एक एल्किल ग्रुप है तो उस पर कौन सा संकरण है उसका उसी प्रकार का संकृत कक्षक आ जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1s आ जाएगा। और देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर हैं तो देखो एक लोन पेयर तो यहां रहेगा इस sp2 संकृत कक्षक में, और एक लोन पेयर इस वाले sp2 संकृत कक्षक में रहेगा ना। और देखिए आगे देखो एक कक्षक ने संकरण में भाग नहीं लिया इस वाले ने, और एक कार्बन के ने भी भाग नहीं लिया और ऑक्सीजन के भी ने भाग नहीं लिया ना। और हमको पता है क्या, अरे शुद्ध पी कक्षक होता है वो तो डंबल शेप का होता है, डमरू के आकार का। ये तो कौन से हैं, अरे ये तो संकृत हैं। और संकृत तो ऐसा होता है एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब। अब कोई सोच रहा है कि सर छोटी लोब कहां गई, अरे छोटी लोब लिखना चाहो तो लिख दो, एक इधर गई, एक इधर गई और एक इधर गई, इधर 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 इसकी इधर, ऐसे इसके पास है ना। तो छोटी लोब को दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका मतलब कार्बन के पास एक असंकृत पी कक्षक है। अब असंकृत पी कक्षक है तो उसकी एक लोब ऊपर होगी और एक लोब क्या होगी, अरे नीचे होगी। एक लोब कहां होगी बच्चों, नीचे। अरे एक लोब ऊपर, एक लोब कहां है, नीचे। ये लो एक लोब कहां है इसकी, अरे नीचे, ठीक है ना। ऐसे इसके पास भी देखो, अरे एक लोब यहां ऊपर और एक लोब कहां है, नीचे, ठीक है ना। अरे ठीक है क्या, देखिए इसको थोड़ा सा मैं ना, हाँ सही बनाता हूं। ये लो एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे, ठीक है ना। ये लो एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे बना दी मैंने ना, हाँ जी। हाँ जी देखिए ये क्या है, अरे ये असंकृत पी कक्षक है बच्चों, और ये भी क्या है, असंकृत अरे पी कक्षक है, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, अरे इसका असंकृत पी कक्षक और इसका असंकृत पी कक्षक क्या करेंगे, अरे संपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे, है ना। और संपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनता है, अरे पाई बॉन्ड बनता है बच्चों। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये कार्बोनिल समूह की क्या होगी, संरचना। अरे दोबारा सुन लो, कार्बोनिल समूह में कार्बन पर संकरण sp2, इसका मतलब 1s 2p भाग लेंगे, कुल 3 कक्षक भाग ले रहे, 3 संकृत कक्षक है ना। और हमको पता 3 संकृत कक्षक समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते। तो देखो समतल त्रिकोणीय में एक इधर, एक इधर, एक इधर हो गया। अब ऑक्सीजन के पास भी देखो एक तो सिग्मा है और 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और हमने क्या कहा था कि जो लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता वो स्थानीयकृत लोन पेयर कहलाता है ना, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और उसको हम एज ए सिग्मा बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं ना। इसका मतलब जितने लोन पेयर उतने सिग्मा, तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये 3, वही 3 सिग्मा का मतलब संकरण कैसा, sp2। तो ऑक्सीजन के पास भी कितने संकृत कक्षक हैं, अरे 3 ही संकृत कक्षक है। कौन से, sp2। किस ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, समतल त्रिकोणीय में। तो इसका एक sp2 और इसका एक sp2 क्या करेगा, अरे अतिव्यापन करेगा। और जब भी संकृत कक्षक अतिव्यापन करते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो हमसे कोई पूछे कि कार्बोनिल समूह में है ना, अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो कैसे बना, कार्बन के sp2 संकृत कक्षक और ऑक्सीजन के sp2 संकृत कक्षक के मध्य अतिव्यापन से। अगर ऐसे पूछे कि कार्बोनिल समूह में है ना, अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड कैसे बना, तो क्या कहेंगे अपन कि कार्बन का एक असंकृत पी कक्षक और ऑक्सीजन का एक असंकृत पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से। कौन सा अतिव्यापन, अरे संपार्श्विक अतिव्यापन, है ना। ध्यान रखें संपार्श्विक अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। जबकि समक्षीय से कौन सा बनता है, अरे सिग्मा। समक्षीय का मतलब एक ही एक्स पर आनी चाहिए ना। जैसे मान लो अरे ये एक्स है तो एक इधर से आया, एक इधर से, तो ये क्या है, अरे समक्षीय अतिव्यापन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे देखो, अरे ऐसे 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 देखो, देखो अरे ये अक्ष थी कोई सी x y z जो भी है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, अरे ऐसे अतिव्यापन हो रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, अरे सिग्मा। कौन सा बना बच्चों, सिग्मा। और ये अक्ष है और ये ऐसे है ना, अरे उस अक्ष पर है ना लंबत है, ये लंबत कौन, 2 है ना कक्षक, कौन से, असंकृत पी कक्षक। और ये ऐसे अतिव्यापन करें ऐसे, तो ये कौन सा अतिव्यापन है, अरे ये कौन सा अतिव्यापन है, संपार्श्विक अतिव्यापन। तो क्या कहेंगे, अरे लेटे लेटे अतिव्यापन करें अपनी भाषा में, है ना, तो कौन सा है, समक्षीय। तो उससे सिग्मा बंध बनता है ना। और अगर खड़े खड़े अतिव्यापन कर रहे हैं तो कौन सा बंध बनेगा, अरे पाई। और ये अतिव्यापन कौन सा कहलाता है, संपार्श्विक अतिव्यापन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ऐसे समझ सकते हैं अपन, है ना, अरे एक कार्बन है ना,
हाँ दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन, इसके पास कितने संकृत कक्षक, 3 sp2 वाले है ना, कौन से, 1 2 और 3 समतल त्रिकोणीय में है। ऐसे इसका भी देखो 1 2 और 3। अब इसका एक ऑक्सीजन का कार्बन का एक क्या करेगा, समक्षीय अतिव्यापन, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, अरे सिग्मा। अब इस कार्बन के पास दो क्या बच गए, sp2 संकृत कक्षक, तो ये क्या करेंगे, अरे अगर इधर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के बनस कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेगा, या कोई एल्किल समूह आ जाएगा तो उस पर कौन सा संकरण है ना, तो उसका संकृत कक्षक क्या करेगा, इस कार्बन के sp2 संकृत कक्षक से अतिव्यापन कर लेगा। तो इधर भी सिग्मा बॉन्ड बना दिया अपन ने, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा। अब ऑक्सीजन के पास कितने, 2 संकृत कक्षक बच गए ना sp2, तो दोनों में क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर। अब क्या बचा, इस कार्बन के पास है ना, अरे एक असंकृत पी कक्षक, इसके पास भी एक असंकृत पी कक्षक। तो पी कक्षक कैसा होगा, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, ऐसे इसकी एक लोब ऊपर एक लोब नीचे। तो ये क्या करेंगे, अरे समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मैंने आपको 3D में भी इमेजिन करना बता दिया ना, और 2D में बता दिया आपको ना, अरे 3D 2D दोनों में ही बता दिया बच्चों ना। अब आपको समझ में आना चाहिए ना, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ना, कल और समझा देंगे ना, ठीक है ना। वैसे मैंने डाउट छोड़ा ही नहीं है ना। हाँ अब देखिए आप इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, देखो कैसा है ना, आपको समझाने के लिए। देखो ये लो, देखो क्या होगा, ये तो कार्बन था, अरे ये तो क्या था बच्चों, कार्बन। ये तो क्या था अपने पास, या इसको देखो ना, और आप समझना चाहो तो इसको देखो, मैं ऐसे बना दूं, देखो ना, ये लो, इधर तो कौन है अपने पास, अरे इधर तो कौन है बच्चों, ये तो ऑक्सीजन था, ये लो, आपको कंफ्यूजन होता ना। और इधर कौन था, अरे इधर कौन था बच्चों, अरे इधर कौन था, इधर कार्बन था, ये लो। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, ये कार्बन है ना, क्या है ये, कार्बन, ये लो, ठीक है ना। ये क्या है आपका, कार्बन, अरे ये क्या है बच्चों, कार्बन, ये लो, ये ऑक्सीजन है ना। अब इसको देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो कार्बन, अब कार्बन इधर कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, ठीक है ना। और इधर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एक तो सिग्मा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये वाला सिग्मा sp2 से बन रहा है, ठीक है ना। और इधर देखो 2 sp2 है कार्बन के, तो इधर क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ना। अब मैं इसको ना, अरे 3D में दिखाना चाहूं तो 3D में अपन ने पढ़ा था ना वो बेस डैश सूत्र, तो देखो मैंने एक तो ना प्लेन में दिखा दिया, और दूसरा मैं ऐसे दिखा दूं, देखो, अरे मैं एक बेस से दिखा दूं ऐसे, है ना, कि एक बॉन्ड ये बेस से दिखा दिया, ये लो, ठीक है। और एक कैसा दिखा दिया अपन ने, ये डैश से दिखा दिया, ये लो, इधर जो बनेंगे ना। और देखो पाई बॉन्ड क्या है, देखो पाई बॉन्ड में क्या है, अरे एक लोब तो ऊपर है ना, अतिव्यापन कर रही है, एक नीचे, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, अरे पाई बॉन्ड है ना, इस अक्ष के ऊपर नीचे दोनों तरफ बन रहा है ना। तो देखो इसका मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे है, देखो कैसे, सुनिए ऐसे, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये सिग्मा है, और इसके पास 2 लोन पेयर दिखाना चाहो तो दिखाओ, नहीं कोई जरूरी नहीं। तो इस कार्बोनिल समूह को मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं ना आपको, अरे मैं इसको ऐसा भी दिखा सकता हूं ना। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2, 1 2, ये लो, ठीक है ना। देखो अरे एक तो ये बॉन्ड बनता दिखा दिया, कार्बन ऑक्सीजन की भी सिग्मा, और ये दोनों क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, अरे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये लो, ठीक है ना, ऊपर नीचे। अरे देखो ना, ऊपर भी तो अतिव्यापन हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बीच में आ रहा है, तो बीच में सिग्मा, ऊपर नीचे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। तो इस कार्बोनिल समूह को ऐसे बना सकते हैं, बना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, या चलो मैं इसके बारे में साइड में लिख दूं ना, जगह है वैसे अपने पास, है ना। चलो मैं साइड में लिखता हूं, देखो क्या लिखेंगे अपन। चलिए मैं एक बार टाइम देखता हूं ना, कितना टाइम होगा ना। चलिए क्लास बड़ी होगी वैसे, है ना। आप एक बार इतना तो कीजिए ना, फिर कल लिखते हैं इसको ना, ठीक है। ये लिखूं आज ही, चलिए कल और थोड़ा सा ना और समझाना है इसको ना, एक बार और समझा दूंगा, आप इसको एक बार ना नोट डाउन कीजिए ना।
कल एक बार और समझा देंगे इसको, और फिर मैं ना इसके बारे में लिख दूंगा ना। लिखना तो क्या मुझे यही लिखना है बस। अरे कार्बोनिल समूह में है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, कार्बन के sp2 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp2 संकरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन से। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड कैसे बना, तो क्या कहेंगे कि कार्बन के असंकृत पी कक्षक और ऑक्सीजन के असंकृत पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन से। बस इतना लिखना मुझे, ठीक है ना। अरे इतना ही लिखना है। अब जो बंद अतिव्यापन से बनता है वो सहसंयोजक बंद होता है ना, तो अपन क्या कहेंगे कि कार्बोनिल समूह में ना, अरे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंद कैसा है, सहसंयोजक। लेकिन कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5। मैंने लिखवा रखी है सब, है ना। आपको विद्युत ऋणताएं वगैरह ना कितनी क्या काम आएगी ना, वो सब कुछ मैंने लिखवा रखी है आपको पहले से, है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर होता है ना, इस वजह से क्या होगा, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा विद्युत ऋणी यानी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस। यानी बंद कैसा हो गया, सहसंयोजक होते हुए भी ध्रुवीय हो गया ना, जैसा अपन ने एल्किल हैलाइड में लिखा था। तो उससे क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। जहां पॉजिटिव चार्ज आता है, अरे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का काम करता है ना, या कह दो लुईस एसिड का जैसा काम करता है। और जहां नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, वो नाभिक स्नेही केंद्र का काम करेगा ना। किसका, नाभिक स्नेही केंद्र का काम। क्यों, अरे उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी प्लस वाले पे ना, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र का काम करता है और ऑक्सीजन किसका काम करता है, नाभिक स्नेही केंद्र का ना। ये सारी चीजें मुझे कल लिखनी है ना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। और क्लास को ना ज्यादा से ज्यादा आ रहे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। हाँ, आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, आज तो फिर भी किया शेयर, है ना। 4-5 बच्चों ने किया फिर भी, है ना। हाँ, लेकिन शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं आप ना। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें क्लास को ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना क्लास को, ठीक है। अच्छी लगे तो आपको ना, और अच्छी नहीं लगे तब तो आपकी इच्छा है ना, फिर तो नहीं करें, है ना। हाँ, मेरे हिसाब से, है ना। हाँ, अच्छी लगे तो क्लास को आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ना, अरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी, है ना, ताकि, है ना, उनको भी फायदा हुआ ना। अपना आ रहा है ना, एक कम्युनिटी जो है अपनी, है ना, अरे अपना परिवार है सिद्धांत परिवार, वो है ना ज्यादा बड़ा हुआ ना। अरे ऐसा चाहते हो परिवार छोटा हो, हाँ बड़ा हुआ ना। हाँ, 433 सब्सक्राइबर आज तक हो चुके हैं ना, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अपने, है ना। वॉच आवर्स वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है ना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बढ़ रहा है ना, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, ये कमी चल रही है बस, है ना। लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, वॉच आवर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, बस आप शेयर नहीं कर रहे, शेयर दबा के करें, है ना, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। सभी को गुड नाइट, शुभरात्रि, है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। हाँ, अब हमारे पास समय नहीं है ना, अब थोड़ा शादियों का सीजन भी चालू हो गया ना, इसलिए शादी वगैरह है जो भी है अपने, है ना, आसपास जो भी फंक्शन वगैरह उसको इग्नोर करें, है ना। 12वीं क्लास वाले, है ना बच्चे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, है ना।